नमस्कार साथियों, आपका मंथन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। और 7 बजे वाली क्लास प्रत्येक दिन अपन कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं जो संभावित है आने वाली एग्जाम होती है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज दीपावली का पावन पर्व है। और 4 जो अपना नवंबर है, इसको दिवाली का जो त्यौहार आप घर पे मना रहे हो, बहुत ही शानदार, सभी त्यौहार अच्छे से मनाना। और शाम को जो रोशनी है, पटाखे, वो आराम से छोड़ना। तो अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। 7 बजे वाले जो क्लास है, इसमें जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है उनके बारे में थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि 7 बजे प्रत्येक दिन अपन नया कुछ लेके आते हैं। आज देखते हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हुए जो आज के टॉपिक है उन पर पहले विशेष अपन फोकस करेंगे कि आज अपन इस क्लास में कौन से टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के अपने हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन घटनाओं के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि आकाशा और आकाशा की लॉन्चिंग एयर उड़ान। आकाशा की बात करें तो आकाशा है क्या, उसके बारे में अपन डिटेल से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ दूसरा अपना है एयर इंडिया की घर वापसी। एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया अब वर्तमान में टाटा एयरलाइंस बन चुकी है। कितने साल बाद में, कितने साल का सफर रहा है, उसमें घर की क्या किए, वापसी किए। एक सभी के मन में एक जुनून था कि जो एयरलाइंस कब से विक्रय होने वाली थी, लेकिन आखिरकार ऐसा साबित हो चुका है। तो अपन इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। तीसरा अपना है उड़ान योजना। उड़ान योजना है क्या, उड़ान के बारे में अपन बारीकी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ है गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा काफी दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि एक ऐसी योजना जिसमें सभी विभागों का एक डिजिटलीकरण हो और डिजिटल करके प्रत्येक विभाग का आपको क्या मिले, लाभ मिले। इसी के साथ में जो गतिशील योजना, काफी योजनाओं क्या किया है, शामिल किया गया है। तो यहां पर अपन आज की जो प्रमुख योजना है इनके बारे में एक एक करके, एक एक पॉइंट से बारीकी से अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण या प्रमुख टॉपिक है वो आपके सामने है कि आकाशा की लॉन्चिंग है, एयर इंडिया है, उड़ान योजना और गति शक्ति नेशनल योजना। तो देखते हैं आज की क्लास में। और पहला पॉइंट अपन शुरू करते हैं कि आकाशा की बात करते हैं। तो आकाशा उड़ान है क्या, कि आपकी उड़ान को बदल कर रख देगा। आने वाला 5 साल में बड़े बदलावों से मिलेगा जरूर विकल्प सस्ती फ्लाइट्स। कि अब वर्तमान में जो फ्लाइटें महंगी होती जा रही है, इनको किस प्रकार से आप सस्ता है और सस्ता परचेसिंग कर सकते हो। क्योंकि आज जो परचेज की जा रही है, कोरोना की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान समय 4 गुना पैसा है वो यहाँ से ग्राहकों से वसूल किया जा रहा है। तो आने वाले समय में या किसी प्रकार की त्रासदी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लाइट्स की जो रेट होती है वो सर्वाधिक बढ़ जाती है और कस्टमर होता है, इनको अधिक से अधिक क्या होता है, पे करना होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा सभी को कि जो प्रत्येक जो फ्लाइट की जो कीमत बढ़ रही है, जैसे अमूमन बात करें कि यहाँ के जो भारतीय नागरिक है वो सर्वाधिक, कि भारतीय जो नागरिक हैं वो सर्वाधिक क्या करते हैं, जो खाड़ी देश है, कौन सा देश है, खाड़ी देशों की बात है। और खाड़ी देश की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। और यात्रा करते हैं समय, इस समय वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में काफ़ी यात्री यहाँ 2 साल से फंसे हुए, वो वापस जा रहे हैं, तो उनको जो पैक करना हो रहा है वो सर्वाधिक पैक किया जा रहा है। तो इसमें आने वाले समय में जो फ्लाइट्सों की बात की जाए तो इनमें एक नई फ्लाइट लॉन्च हो रही है जिसका नाम है आकाशा। और देखते हैं आकाशा है क्या, किसकी है, कितने साल में इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। तो सबसे पहले अपने आती है उड़ान की बात हो रही है। और उड़ान में कि अगले साल से अपन उड़ान कर पाएंगे। अगले साल की बात है 2022 से। और 2022 से किस प्रकार आकाश सफर रहेगा, क्योंकि आकाशा जो लॉन्चिंग है उसमें क्या नया कुछ होगा। तो देखते हैं इसमें। साथ ही साथ करेगा इसमें कि कोरोना की वजह से 18 महीने से अलग अलग रिएक्शन के साथ उड़ान हो रही है और एयरलाइंस इंडस्ट्री को अब तक राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है प्रत्येक दिन जो एयरलाइंस की बात की जाती है उसके लिए अभी हाल ही में ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर वर्तमान में कोरोना जा रहा है तो डेंगू आ रहा है। जो है यहाँ पर लगातार बात की जाए कि प्रत्येक दिन नया कुछ होने जा रहा है। और अभी त्योहारी सीजन आ रही है, इसके अंतर्गत कि यहाँ पर आने वाले समय में कोई विपदा नहीं हो, इसलिए सरकार क्या है, सचेत भी है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि इसके साथ आने वाला साल एनएस सेक्टर के लिए कई नई और सुखद खबरें ला सकता है। जेट एवरेज की वापसी हो रही है और आकाशा की लॉन्चिंग या फिर एयर इंडिया का दोबारा टाटा के पास जाना, ये सभी बातें क्या है, आपके लिए रोमांचक होगी। क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर आकाशा नई एयरलाइंस आ रही है और साथ ही तो एयर इंडिया की बात की जा रही है। तो एयर इंडिया वापस क्या जा रही है, टाटा के पास में जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पर जो खबरों की बात हो रही है, खबरों में सबसे पहले अपने आती है आकाशा लॉन्चिंग, क्योंकि सबसे बड़ी बात की जा रही है कि आकाशा लॉन्चिंग है क्या। फ्लाइटों की बात की जा रही है और अपने बेड़े में आने वाले 5 सालों में 70 फ्लाइटें क्या करेगा, शामिल करेगा। साथ साथ ध्यान पड़ेगा आकाशा जो लॉन्चिंग है ये 2022 की बात की जा रही है और 2022 में ये अपनी फ्लाइट क्या करेगा, शुरू करेगा। और 5 वर्षों में, कि 5 वर्ष की बात की जाती है और 5 वर्ष आने वाले 5 वर्षों में इनके पास कितनी फ्लाइट होगी, 5 वर्षों में इनका मानना है कि अपने पास में 70 क्या होनी चाहिए, फ्लाइटों की बात हो रही है। तो यहां पर आकाशा की बात की जाए, आकाशा है क्या, आकाशा किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये जो आपके तमाम जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। तो देखते हैं कि आकाशा है क्या, किसकी है, इसके बारे में अपन डिटेल से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि कब 2022 तक गर्मियों की बात की जा रही है और 2022 में इसकी क्या होगी, लॉन्चिंग की बात कही जा रही है। कौन है, राकेश झुंझुनवाला, उनका राकेश झुंझुनवाला की बात की जाती है। राकेश झुंझुनवाला अपने आप में भारत में विश्व का एक बड़ा व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि शेयर बाजार में इसको बुल बियर के नाम से जाना जाता है। इसकी एक आवाज पर शेयर मार्केट गिर जाता है, एक आवाज के संकेत देने पर शेयर मार्केट में क्या होती है, तेजी देखी जाती है। तेजड़िया मंदड़िया शब्द की बात की जाती है। तो यहां पर जो विशेष बात होती है वो किसकी है, राकेश झुंझुनवाला की बात कही जाती है। और आपको पता है राकेश झुंझुनवाला इस शेयर मार्केट की बात है सबसे माना हुआ व्यक्ति है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो व्यक्ति 5000 की पूंजी से, अपनी 5000 की पूंजी से अपनी पत्नी के गहनों को बेचकर, आज अपन बात करेंगे आकाशा एक फ्लाइट को क्या करा है, लॉन्च करा है। तो सभी के मन में रहस्य प्रश्न बनता है और यहां रहस्य प्रश्नों की बात करें तो यहां पर लगातार कि 5000 से जो व्यक्ति एक पत्नी के गहनों को बेचकर आज किस मुकाम पर पहुंच पाए। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि यहां अभी करीब 260 करोड़ रुपए क्या करेगा, निवेश करेगा। एक अपने आप में 260 करोड़ रुपए यहां पर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और साथ ही साथ ध्यान दें कि अगले 4 सालों में 70 एयरक्राफ्ट क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, कि आने वाले 4 सालों में 70 एयरक्राफ्ट और क्या करेगा, इस बारे में और शामिल करेगा। साथ ही साथ यहाँ प्लेन के लिए एयरबेस से चल रही बातचीत, कि यहाँ पर प्लेन के लिए एयरबेस से चल रही है बातचीत, कि अपनी बातचीत की बात है उसमें एयरबेस भी शामिल करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ ध्यान दें कि अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस होगी। यहाँ पर अल्ट्रा की बात करें और लो कॉस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा जो वेरिएंट मामला रखता है वो कौन सा रखता है कि व्यक्ति को सस्ता सुंदर टिकाऊ होना चाहिए। और यहाँ पर जो फ्लाइट की बात की जाए जो सस्ती ज़्यादा होती है उसमें क्या होता है, पैसेंजर ज़्यादा उड़ान बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए कि ये अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर की बात करें और यहाँ पर आने वाले समय में सस्ती फ्लाइटें आपको क्या होगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ साथ कह रहा है कि चुनौती की बात है, भारतीय मार्केट में यूएलसी की बात करें सफल बनाना है। यहाँ पर कह रहा है भारतीय मार्केट है उसको यूएलसीसी की जो बात की जाए उसको सफल बनाने की बात की जा रही है कि आने वाले समय में वो उड़ान किस प्रकार सस्ती की जा सकती है। और यहां पर देखते हैं आपके लिए क्या यूएलसी का सस्ता सफर रहेगा, कि आने वाले समय प्रत्येक व्यक्ति को उम्मीद है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो उड़ान है वो उड़ान क्या हो, सस्ती हो। ये प्रत्येक व्यक्ति कयास लगाता है कि आने वाले समय तमाम जो व्यक्ति हैं वो फ्लाइट में क्या यात्रा कर पाए। आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति फ्लाइट में यात्रा नहीं कर पाता है, क्योंकि कारण होता है इसका, तो इसके पीछे कारण मेन बताया जाता है कि यहाँ पर फ्लाइट क्या होती है, कॉस्टली होती है। कॉस्टली होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर सफर नहीं कर पाता है, इसलिए सरकार क्या करी, आने वाले समय प्रत्येक व्यक्ति यात्रा कर पाए, इसीलिए इसका प्रकार का कानून ला रही है। आगे देखते हैं, इसमें आगे बात करते हैं अपन कि यहां पर जो राकेश झुंझुनवाला को आप देख पा रहे हो, एक बड़ा जो नाम आज शेयर मार्केट में आपको देखने को मिलता है और वो कौन है, राकेश झुंझुनवाला की बात कही जाती है। क्योंकि आपको पता है राकेश झुंझुनवाला एक आज वर्तमान समय में एक बड़ा प्रश्न बन चुका है, लेकिन कुछ समय एक साधारण से पद पर मार्ग प्रारंभ किया था, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि राकेश झुंझुनवाला की तरह बन जाओ। और शेयर मार्केट की बात है, शेयर मार्केट में इसको बुल बियर के नाम से जाना भी जाता है। और यहां पर अपन बात करें कि यूएलसीसी यानी सस्ता सफर, इसमें अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर की यहाँ पर जो बात की जा रही है कि यहाँ पर किस प्रकार से सस्ती फ्लाइटें आपको उपलब्ध हो पाएगी। और यहाँ पर यात्रियों को मिलेगी केवल जरूरी सुविधाएं, कि यात्री जो है जब भी अपनी उड़ान भरेंगे, यात्रा करेंगे, उसको जरूरी जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं क्या उनको क्या होगी, उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही कह रहा है कि इंटरटेनमेंट, खाने और बिजनेस क्लास सीटिंग पर भी खर्च नहीं है, कि यहाँ पर कह रहा है कि जो इंटरटेनमेंट है, खाने की है, बिजनेस क्लास की बात, इन पर खर्च भी नहीं है। साथ साथ कह रहा है टिकट प्राइस में बैगेज या फूड जैसी सर्विस शामिल नहीं है, कि यहाँ पर टिकट प्राइस जो है उसमें अन्य जो सामग्री हैं उसमें शामिल नहीं होगी। जो वर्तमान में आपको टिकट प्राइस में जो अन्य सामग्री शामिल है, जैसे बैगेज है या फूड जैसी सर्विसेज है, वो शामिल नहीं होगी। जो टिकट होगी वो सस्ती होगी। तो इसमें कारण कहने का अर्थ है कि इसमें जो आपको अन्य सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही वो सुविधाएं इसमें नहीं होगी, उनके लिए आपको अलग से क्या करना होगा, पे करना होगा। आगे देखते हैं, इसमें आगे कहा जा रहा है इसमें कि यहां पर अपन बात करें कि उड़ान की बात की जाती है और आपकी आकाशा यहां पर हो चुकी है। और यहां पर एंट्री किसकी होगी, एयर इंडिया की घर वापसी, एयर इंडिया है उसकी घर वापसी हो चुकी है, क्योंकि यहां पर 68 साल बाद में
68 साल बाद में और काफ़ी दिनों के बाद में जहां से प्रारंभ हुई थी कि टाटा ने इसको 1932 में प्रारंभ किया था और यहां पर लगातार 68 साल बाद 2000 से यहां पर इसका विक्रय होना प्रारंभ हुआ था, लेकिन 21 साल बाद में इसका क्या हुआ है, विक्रय हुआ है। और 21 साल बाद में जो टाटा एयरलाइंस है वो 68 साल बाद में घर वापसी की है, क्योंकि इन्होंने अन्य लोगों के लिए 1935 से यहां पर फ्लाइट्स को क्या किया था, प्रारंभ किया था। लगभग बात की जाती है लगभग 2 लाख से इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वर्तमान में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन्होंने क्या किया कि इसकी जो सेल आउट इसको कर दिया था। और वर्तमान समय में 2000 से लगातार भारत सरकार क्या करी, इसको विक्रय करने का कार्य करी, लेकिन कोई ना कोई कारण से विक्रय अटक जाता है। इसी कारण से इस रुकावट को दूर करने के लिए वर्तमान 2021 में 68 साल बाद में टाटा एयरलाइंस बन चुकी है। जो इंडियन एयरलाइंस जो थी वर्तमान में टाटा एयरलाइंस के नाम से वापस से जानी जाएगी। साथ ही साथ ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर कि आपको वर्तमान में जो है सुविधाएं हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर कि टाटा की बात की जाती है तो टाटा ने दिसंबर तक खरीदारी की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। टाटा ने 18,000 करोड़ में खरीदा, कि 18,000 करोड़ में क्या है, खरीदा है। उम्मीद है 117 विमानों का बेड़ा, हजारों ट्रेन पायलट्स और क्रू, यहाँ पर 4400 डोमेस्टिक, 1800 इंटरनेशनल जो लैंडिंग और पार्किंग स्टॉल्स की बात की जा रही है। 27 से 35% डोमेस्टिक एविएशन मार्केट पर हो सकता है टाटा का कब्जा। चुनौती 23,000 करोड़ का कर्ज चुकाकर दोबारा मार्केट में लौटना है, कि यहाँ पर 23,000 करोड़ का जो लोन है उसको कर्ज को चुका वापस क्या करना है, मार्केट में लॉन्चिंग करनी है। साथ ही साथ करें आपके लिए क्या ज्यादा सुविधाजनक सफर होगा कि पूर्व की भांति अब वर्तमान में क्या इसमें आपको फैसिलिटी जाएगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि पूर्व में जो फैसिलिटी थी उससे क्या अलग होगा, उनके बारे में व्यक्ति कयास लगाते हैं कि जब नई उम्मीद होती है कि व्यक्ति जब कुछ नया हो रहा है, क्योंकि पहले सरकार के पास थी अब वर्तमान में इसका निजीकरण हो चुका है, वर्तमान में टाटा के पास में जा चुकी है। तो लोगों का अनुमान है कि टाटा एयरलाइंस से वर्तमान में आपको क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें कि जेट एवरेज है और जेट एवरेज की बात है 2.0। ये 2.0 है क्या, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। कब 2022 की पहली तिमाही में कौन जालान कॉलरॉक की बात करें कोस्टल में 1375 करोड़ रुपए से रिवाइज करेगा, कि क्या करेगा, रिवाइज करेगा। यहां पर बात की जाए 2022 की बात की, 2022 में जालान कॉलरॉक की बात की जाए, जालान कॉलरॉक क्या करेगा 1375 करोड़ में, 1375 करोड़ की बात है इसमें क्या करें, रिवाइज करेगा। और रिवाइज की बात की जाती है, जेट की बात की जा रही। और यहाँ पर उम्मीद है अगले 5 सालों में, कि 5 सालों की बात की जाती है। और यहाँ पर कितने 100 एयरक्राफ्ट क्या होंगे, बाड़े में होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि जो आकाशा के पास में यहाँ पर 4 साल में 70 होंगे, इसके पास 5 साल में कितने होंगे, 100 यहाँ पर बेड़े में शामिल करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ कह रहा है कि यहाँ पर कि 2021-22 में 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हायर करेगा, कि 2021-22 की बात करें और 1000 से ज़्यादा जो कर्मचारी है इनको क्या करेंगे, हायर करने की बात भी कही जा रही है। साथ ही साथ कह रहा है कि ज़्यादा कर्मचारियों पर हायर करेगी। और यहाँ पर चुनौती क्या होगी, इसकी मेन चुनौती क्या है कि लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स एयरक्राफ्ट जो फ्लीट रेडी है वो करना है। कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके पास में लैंडिंग की बात है, पार्किंग स्लॉट की बात की जा रही है, या एयरक्राफ्ट जो फ्लीट रेडी जो करना है उनकी बात यहाँ पर कही जा रही है। मैन इसके पास में चुनौती की जो बात की जा रही है वो चुनौती मैन क्या है, वो इसमें लैंडिंग की बात है, पार्किंग की बात है, एयरक्राफ्ट जो फ्लीट्स है उसकी यहाँ पर बात कही जा रही है। साथ ही साथ आपके लिए क्या होगा, ज्यादा ऑप्शन और सस्ती क्या होगी, उड़ाने होगी। अब कहने का अर्थ ये हो गया कि आपके पास में काफी विकल्प हो गए, क्योंकि भारत में जब उड़ाने सस्ती होने की बात है, जो कॉम्पिटिशन होगा, और कॉम्पिटिशन में क्या होगा, ग्राहकों को क्या होता है, हमेशा फायदा होता है। क्यों, ग्राहक के लिए सस्ती फ्लाइट वो क्या होती है, उपलब्ध करवाई जाती है। और यहां पर प्रत्येक ग्राहक उम्मीद यही करता है कि मेरे को सस्ती फ्लाइट मिलती रहे। और साथ ही साथ ध्यान रहे कि यहां पर मंथन क्लासेस के द्वारा दिवाली की छुट्टियों के बाद में आपके लिए जो मंथन क्लासेस जो आपका राजस्थान पुलिस का विज्ञापन जारी हो चुका है, उसके लिए यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक डाला हुआ है। उस लिंक में आप जैसे क्लिक करते हो तो उसके सामने आपके सामने एक फॉर्मेट ओपन होता है। फॉर्मेट में डिटेल जैसे सबमिट करते हो तो आपकी सीट है वो क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो बैचेज होते हैं उसमें अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए ये आपको सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जा रही है। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेता है उस व्यक्ति को यहां पर निःशुल्क ऐप की सुविधाएं प्रोवाइड भी करवाई जाती है। साथ ही साथ में उसको स्टडी मटेरियल है वो निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं। आगे इसमें क्या कर रहा है कि जालान कॉलरॉक है क्या, जालान कॉलरॉक की बात की जाए, जालान कॉलरॉक है कौन। और यहाँ पर बात की जाए जालान कॉलरॉक की बात है, कारोबारी मुरारी लाल जालान और ब्रिटेन के इन्वेस्टमेंट ग्रुप फ्रेंच का हिस्सा है। कॉलरॉक दोनों से मिलकर बना जालान कॉलरॉक
कस्टोडिया की बात की जाती है कि यहाँ पर जालान और कॉलरॉय की बात है, दो ग्रुपों की बात होती है। और यहाँ पर मैन जो ग्रुप की बात हो रही है उसमें एक ब्रिटेन का ग्रुप शामिल है इसमें, और ब्रिटेन के इन्वेस्टर की बात, ग्रुप की बात है, उसका फ्रेंच का हिस्सा है, और कॉलरॉय दोनों से मिलकर क्या बना है, जालान कॉलरॉय बना है। कि यहाँ पर दो, एक विदेशी व्यक्ति और एक भारतीय व्यक्ति, दोनों को मिलाकर यह क्या बना है, जालान कॉलरॉय कंपनी बनी है। और इसके द्वारा आने वाले समय में कि यहाँ पर 5 वर्षों में, कि 5 वर्षों में, और 5 वर्षों में अपने बेड़े की बात, बाड़े की बात, जो बेड़ा होगा उसका, इस बाड़े की बात करें, उस बाड़े में कितने प्लेन होंगे, 5 वर्ष में 100 इसमें क्या होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे। लेकिन इनके सामने समस्या जो आ रही, पार्किंग की मेन समस्या है। पार्किंग कहाँ होगी, स्लॉट्स कहाँ होंगे, या कस्टमर की जो बात की जाए तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट वो कहाँ पर लैंडिंग करेगा, मैन इनके सामने चुनौती बनी हुई है। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं, और आपके सामने दिखाया हुआ है उड़ान यानी उड़े, और देश का हर नागरिक, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का सपना है कि प्रत्येक नागरिक यहाँ पर क्या करे, एयरक्राफ्ट में क्या करे, यात्राएं करे। इसके लिए सरकार ने कि उड़ान प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक का प्रत्येक सपना होता है, क्योंकि गाड़ी में जब बैठने के बाद रेल का सपना होता है, रेल में यात्रा करने के बाद में हवाई यात्रा में सफर करने का प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, सपना होता है। और सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार क्या प्रतिबद्ध है, और माननीय नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर लगातार अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अपन बात करते हैं कि उड़ान है, और उड़ान में प्रत्येक यानी देश क्या करेगा, उड़ान भरेगा। तो आगे देखते हैं इसमें कि उड़ान में है क्या। यहां पर अपन बात करते हैं उड़ान है क्या, कि अब 27 अप्रैल 2017 से कौन, भारत सरकार की बात की जाती है। अब तक 369 रूट्स पर शुरू की गई उड़ानें हैं। इसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए 11,030 करोड़ जो रुपए उसका क्या है, प्रावधान की बजट की बात है 2022 के लिए 1130 रुपए जो बजट करोड़ की बात यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ ध्यान रखना पड़ेगा 2018 से 21 तक उड़ान योजना पर 3,350 की उड़ान योजना की बात हो, और उड़ान योजना में 18 से लेकर 21 तक की बात है, और 18 से 21 में अपन बात देखें तो यहाँ पर उड़ान योजना में 3,350 की बात की जाती है, और 3,350 से वो करोड़ की राशि यहाँ पर खर्च की जा चुकी है। साथ ही साथ ध्यान रहे कि यहाँ पर 31 मई तक कुल रूट्स में सिर्फ 47% और 49% एयरपोर्ट की शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मेन बात क्या कर रहा है कि 31 मई तक कुल की बात हो रही है, और रूट्स में क्या कर रहा है, सिर्फ 47% की बात हो रही है, और 39% एयरपोर्ट ही शुरू हो सके। कि यहाँ पर जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में कि 2 साल से यहाँ पर बात करें कि 2020 से 2021 में लगातार क्या हो रहा है कि जो फ्लाइट्स की बात है, फ्लाइट्स क्या है, बंद चल रही है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल फ्लाइटों पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रही है, फ्लाइटें क्या हो रही है, जारी हो रही है। अब आपको जो खाड़ी देशों की फ्लाइटें वो शुरू हो चुकी है, आपकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उस पर अभी कुछ प्रतिबंध लगा हुआ है कि आपको यहाँ से पहले कोरोना रिपोर्ट लेनी होती है, और वहाँ जाने के बाद में आपको नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पर क्या होती है, प्रस्तुत करनी होती है। इससे के आधार पर आपको वहाँ पर एंट्री करवाई जाती है, नहीं तो अन्यथा आपको क्वारंटाइन वहाँ पर रखा जाता है। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें कि आपके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। कि यहाँ पर वर्तमान में बात की जा रही है कि आपके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होने की से हवाई सफर में मिलेगी सुविधाएं, कि आपको हवाई सफर में क्या सुविधाएं आपको मिलेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, इनका सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है आने वाले समय में क्या हो कि उड़ान करे। उड़ान का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति एयरक्राफ्ट में अब क्या करे, यात्राएं करे। आगे देखते हैं इसमें, आगे की अपन बात करते हैं, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है चित्र आपको 1.2 लाख करोड़ रुपए की भारतीय एविएशन इंडस्ट्री, कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात की जाती है तो इसमें जो अनुमान है वो कितना है, 1.2 लाख करोड़ रुपए की। और भारतीय जो एविएशन जो एडिशन की बात की जाती है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, और यहाँ पर एविएशन जो इंडस्ट्री जो है इसमें जो इन्वेस्टमेंट कितना है, 1.2 लाख करोड़ रुपए की बात कही जाती है। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ पे रनवे दिखाया हुआ है, और साथ साथ में फ्लाइट का चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही अपन देखते हैं आगे अपन बात करते हैं। इसमें बता रखा है कि जो 2024 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन सकता है। यहाँ पर एविएशन मार्केट की बात कहती है, और एविएशन जो मार्केट है 2024 तक कयास लगाई जा रही, क्योंकि अब लगातार जो यहाँ पर सरकारी जो फ्लाइट्स थी वो निजी हाथों में चली गई है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आकाशा नई उड़ान आने वाली, और जेट है, जालान है, इस प्रकार की जब नई कंपनियां भारत में लॉन्चिंग होगी तो इससे क्या होगा, 2024 का अनुमान लगाया था कि भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा क्या होगा, देश होगा। 2027 तक भारतीय आसमान में हर साल उड़ान भरेंगे 1100 से अधिक विमान, कि यहाँ पर 2027 तक की बात की जाती है, और 1100 से अधिक जो उड़ानें हैं वो क्या होगी, आकाश में उड़ानें भरेगी। क्योंकि लगातार जब निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तो भारतीय बाजार में जब तीसरा देश हो जाएगा 2027 तक, कि आकाश की बात हो रही। और यहाँ पर आकाश में क्या कह रहा है कि हर साल
हर साल उड़ान जो भरेंगे 1100 से ज़्यादा क्या होगी, विमानों की उड़ान भरी जाएगी। साथ ही साथ कह रहा है कि 4 साल में भारतीय एविएशन जो इंडस्ट्री में 35,000 करोड़ का निवेश होगा, कि यहाँ पर जो एविएशन इंडस्ट्री है इसमें 35,000 करोड़ है और 35,000 करोड़ का क्या होगा यहाँ पे निवेश होगा। और साथ साथ कह रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर 25,000 रुपये क्या करेगी, खर्च करेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात हो रही है और यहाँ पर क्या करेगी कि यहाँ पर 5 साल की बात की जाती है और 5 साल में 25,000 करोड़ की राशि क्या करेगी, खर्च करेगी। और आपको पता है कि भारतीय जो अधिक जो विमान है वो क्या है, निजी क्षेत्र में जा चुके हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर आने वाले समय में सरकार क्या कर रही है कि 5 सालों में 25,000 रुपये करोड़ क्या करेगी, खर्च करेगी। आगे देखते हैं, इसमें आगे बात की जाती है, इसमें देखना ग्राफ के माध्यम से समझा रखा है और ग्राफ के माध्यम से क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है आधे से ज़्यादा मार्केट पर इंडिया का कब्जा है, इंडिगो का कब्जा है। कह रहा है कि आधे से ज़्यादा मार्केट है उस पर इंडिगो का कब्जा है और एयरलाइन का मार्केट शेयर पर, कि एयरलाइन का जो मार्केट है किस पर है, शेयर पर टिका हुआ है। और साथ साथ कह रहा है कि यहाँ पर गो फर्स्ट या अन्य इंडिगो इनकी बात की जाती है, तो गो फर्स्ट की बात करें तो 6.8 की बात हो रही है, अन्य की 6, लेकिन इंडिगो कितनी है, 57 फ्लाइट्स की यहाँ पर बात कही जा रही है कि हिस्सेदारी प्रतिशत में यहाँ पर दर्शाई गई है। साथ साथ कह रहा है कि विस्तार की बात करें तो 8.3 है, स्पाइस जेट की बात की जाती है तो 8.7 है, एयर इंडिया की बात करें 13.2 है। तो आने वाले समय में अभी वर्तमान समय की आपको 6 यहाँ पर डिजिट आपको दर्शाई गई है, लेकिन आने वाले समय में मार्केट में क्या हलचल होगी वो भी आप देख पाओगे। आगे देखते हैं, इसमें आगे देखने की बात की जाती है तो आगे देखते हैं और आगे बताया हुआ है कि 100 लाख करोड़ के मास्टर प्लान में 61% पैसा है राज्य और प्राइवेट प्लेयर्स लगाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 लाख जो करोड़ है इसमें मास्टर प्लान में यानी 61% की बात की जाती है। और 61% क्या है कि यहाँ पर राज्य या प्राइवेट जो प्लेयर्स लगाएंगे। कई पुरानी योजनाओं की जो रीपैकेजिंग है वो गति शक्ति योजना है। अब आपकी जो रीपैकेजिंग की बात की जाती है और शक्ति योजना की बात करते हैं, और शक्ति जो गतिशील योजना है उसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि गतिशील योजना है क्या। यहाँ पर चर्चा करते हैं, गतिशील योजना की बात करते हैं और गतिशील योजना है क्या। आप देखते हो कि बड़ा ड्रीम था माननीय प्रधानमंत्री का और आपको ड्रीम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस ड्रीम की अपन चर्चा करते हैं कि गतिशील योजना है क्या, कि भारत को जो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से यहाँ पे गति देना है। और यहाँ पर शब्द जो लिखा हुआ है कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पुरानी योजना की एक नई पैकेजिंग, कि जो पुरानी जितनी भी योजनाएं उनकी एक पैकेजिंग है, एक योजना के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा। इन सभी विभागों का एक डिजिटल क्या होगा, जो मैन मुख्यालय होगा और सभी योजनाओं को एक विभाग से यहाँ पर क्या है, जोड़ना है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनका सपना क्या है कि जो गति शक्ति यानी आपको प्रत्येक जो योजना है और प्रत्येक योजना की बात करते हैं तो योजना में अपन बात जब भी करते हैं तो यहाँ पर योजना की बात हो रही और प्रत्येक योजना को क्या देना है, गति देना। गति किस प्रकार से यहाँ पर क्या करनी है, प्रदान करनी। और जितनी पुरानी योजनाएं उनको एक पैकेजिंग करना, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि योजनाओं की नई पैकेजिंग, कि जो जितनी भी योजनाएं भारत में यहाँ पर अनेकों योजनाएं का क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। और अनेकों योजनाओं में उनको किस प्रकार से अपन को एक करके उनको आगे अपन क्या करना है, संचालन करना है। तो देखते हैं आगे अपन आगे देखने की बात की जाती है तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इस पर देखेंगे अपन कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च हो गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो पीएम गति जो शक्ति नेशनल मास्टर प्लान यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, एक मास्टर प्लान है। और मास्टर प्लान है क्या, इस मास्टर प्लान में 100 लाख करोड़ रुपए, कितने करोड़ है, टारगेट रखा हुआ है इसमें कि 100 लाख करोड़ रुपए की जो योजना है और पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग है, कि जो भी पुरानी योजना उसकी क्या है, रीपैकेजिंग है। कि यहाँ पर मेन जो टारगेट क्या रखा गया है, 100 लाख करोड़। और 100 लाख करोड़ में ये क्या कह रहा है कि जो भी पुरानी योजना है, जो भी क्या है पुरानी योजना है, और इन पुरानी योजनाओं का जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं इन योजनाओं का मेन क्या कह रहा है कि रीपैकिंग की बात हो रही। और यहाँ पर किसकी बात करनी है, रीपैकिंग की बात करनी है। और रीपैकिंग में अपन बात करें तो रीपैकिंग है क्या, यहाँ पर रीपैकेजिंग की बात करें, रीपैकिंग की अपन बात करें, रीपैकिंग है क्या। और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एक मास्टर प्लान है। कौन सी बात हो रही है कि यहाँ पर मास्टर प्लान की बात की जाए, मास्टर प्लान जो है वो है क्या। आपको विचार करना कि जो मास्टर प्लान के तहत ही आप ये कार्य कर पाओगे, बिना मास्टर प्लान के कार्य संभव नहीं है। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इन 100 लाख करोड़ की बात की जाए तो ये सपना किस प्रकार से यहाँ पे साकार होगा। और यहाँ पे जितनी पुरानी योजनाएं उनको एक करने की बात कही गई है। साथ में कह रहा है योजनाओं की लागत का, जो भी योजना की जो लागत है उस लागत की बात की जा रही है, उसका 61% जो पैसा है वो राज्य सरकारें हैं। और राज्य सरकार की बात करें या फिर यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनसे लिया जाएगा। प्रधानमंत्री पिछले साल 3 साल से हर स्वतंत्रता
हर स्वतंत्रता दिवस की बात की जा रही है और इस योजना की शुरू करने का ऐलान कर रहे थे कि यहाँ पर लगातार काफ़ी एक लंबा सफ़र है और 3 साल से लगातार इसकी मांग करें, लेकिन इसको लागू नहीं कर पा रहे। लेकिन 2021 में इसको प्रारंभ किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रहे कि आखिरकार गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है। सबके मन में विचार चल रहा है, अनेकों प्रश्न आ रहे हैं कि मास्टर प्लान है क्या, जिससे आने वाले समय में क्या देखा जाएगा, नया कुछ क्या होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति उम्मीद लगा रखा है कि आने वाले समय में ऐसा क्या होगा जिससे कि 100 लाख करोड़ रुपए वो जुटाए जाएंगे और आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ आपको क्या मिलेगा। तो यहां पर कह रहा है कि 100 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होना है, सरकार कहां कितना पैसा खर्च करेगी, कौन कौन सी पुरानी योजनाओं को इस प्लान में शामिल किया गया है। अब प्रश्न आपकी एग्जाम में सीधा सीधा बनेगा कि गति शक्ति योजना में किस योजना को शामिल किया गया है या योजना को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना का जो लक्ष्य है वो 100 लाख करोड़ यहाँ पे जुटाने। निजी क्षेत्र की बात करें तो 61% यहाँ पर जुटाने की बात कही जा रही है और 3 वर्षों से लगातार इसको जारी करने की बात हो, लेकिन 2021 में इसको जारी किया गया है। आगे देखते हैं अपन देखते हैं और आगे क्या कह रहा है कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है। यहां पर कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण के 15 अगस्त की बात और भाषण में कह रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री कि गति शक्ति नेशनल प्लान जो मास्टर प्लान की बात हो रही है, इसका ऐलान किया गया था। ये योजना अलग अलग मंत्रालयों के बीच गतिरोध को खत्म करेगी। मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर अनेक प्रकार के जितने मंत्रालय, उन मंत्रालय को एक करने की बात कही जा रही है। जितना गतिरोध है कि आपका कार्य कैसे गति से होगा। जैसे सपोज किया जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको यहाँ पर आज पासपोर्ट कार्यालय में कार्य है, लेकिन यहाँ पर पासपोर्ट जब भी बनता है तो उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है, तभी आपका पासपोर्ट यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपका पासपोर्ट कार्यालय है और पुलिस डिपार्टमेंट है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिटल किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि हाथों हाथ आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, वेरीफाई होंगे। तो आपको यहाँ पर समय की क्या होगी, बचत होगी। जो भी आपके बीच में उस कड़ी में जो रुकावट आ रही है, उस रुकावट को यहाँ पर क्या करना है, दूर करना है। साथ ही साथ क्या कर रहा है, इसके प्रोजेक्ट की जो डिजाइनिंग की अप्रोच समग्रता वाली हो, कहा जा रहा है कि ये प्लान औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे एयरपोर्ट, जो मेन बात क्या हो रही, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ावा होगा। एयरपोर्ट है, सड़क है और रेल यातायात की जो व्यवस्था है, इसमें क्या होगा, सुधार होगा। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी क्या होंगे, पैदा होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप 100 लाख करोड़ जुटाओगे तो यहाँ पर युवाओं की बात की जा रही है और मेन जो है युवाओं के जो कैरियर के लिए यहाँ पर क्या होंगे, रोजगार उत्पन्न करने की बात भी कही जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना क्या हो, रोजगार हो और आने वाले समय में जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो बेरोजगार नहीं हो। तो यहां पर ध्यान देने की बात जो कही जा रही है कि यहां पर औद्योगिक गतिविधियां उनको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। जब इंडस्ट्री यहां पर अधिक लगी तो यहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन अधिक होगा और प्रोडक्शन अधिक होगा तो यहां पर क्या होगा, निर्यात होगा और निर्यात होने से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गति की बात करें, उस गति में क्या होगा, वृद्धि की जाती है। और वर्तमान में जो जीडीपी की बात करती है तो वर्तमान में 9.5 का क्या है, अनुमान है। 2021 और 22 की बात कही जा रही है, लेकिन गिरावट की बात है तो अगले 2022-23 के जो अनुमान में जो गिरावट देखी जा रही है वो गिरावट कितनी है, 7.5 की बात कही जा रही है कि यहाँ पर 2% की गिरावट का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो आगे अपन देखेंगे इस गिरावट के बारे में है क्या। आगे अपन देखते हैं इसमें कि इस मास्टर प्लान के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। एक डिजिटल क्या बनेगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा ऐसा जिसमें सभी विभाग इससे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कनेक्टिविटी होगी। ये प्लेटफॉर्म रेल और रोडवेज समेत 16 मंत्रालयों को एक साथ जोड़ा जाएगा। ये मेन प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इस लाइन को अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की नजर से आप क्या करना, नोटिस करना। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर कि रेल की बात हो रही, रोडवेज की बात है, लेकिन कितने मंत्रालय को, 16 मंत्रालय को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक करने की बात कही जा रही है कि जो जितने 16 मंत्रालय क्या होंगे, एक साथ जुड़ेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इंप्लीमेंट्स हो सके। कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इस प्रोजेक्ट के कारण कि अपन 16 विभाग को एक करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड की बात की जाती है, इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है कि इनमें क्या सुधार होगा, किस प्रकार से कार्य करेंगे। साथ साथ कर रहा है इसमें डेवलपमेंट के कामों को स्पीड देने की बात कही जा रही है कि यहाँ बताया जा रहा है कि अब 16 विभाग जब एक साथ कनेक्टिविटी होगी तो इसमें क्या होगा, कार्य की जो गति है, स्पीड है, वो क्या होगी, अधिक होगी। बताया जा रहा है कि कामों की जो स्पीड है उसमें आप अधिक क्या देख सकते हो, सुधार देखा जा सकता है। साथ ही साथ कह रहा है इसमें इससे जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS की बात मोड पर डाला जाएगा, जिनमें 2024-25 तक कार्य किया जाना है। कि यहाँ पर जो कार्य कहा जा रहा है 2024-25 की जो बात कही जा रही है और इसमें क्या कह रहा है कि जियोग्राफिक
इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की जा रही है और इसका जो कार्य है वो 2024-25 तक पूर्ण कर लिया जाएगा, कि यहाँ पर 16 मंत्रालय उनको जोड़ने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ इसमें क्या कह रहा है कि नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगार जो व्यक्ति है उनको अधिक से अधिक क्या रोजगार भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे अपन चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि पिछले 3 स्वतंत्रता दिवस पर कब कब प्रधानमंत्री बोले हैं, कि प्रधानमंत्री लगातार बात की जाती है 2021 में इसकी घोषणा की जो बात कही गई। लेकिन इससे पूर्व की बात करें तो यहां पर क्या है, पिछले 3 स्वतंत्रता दिवस है, इस पर कब कब क्या बोले मोदी जी कह चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जो कह चुके हैं कि पूर्व में इनका मानना था कि 16 जो विभाग है इन 16 विभाग को एक किया जाए, और 16 विभाग जो एक होंगे इनके बारे में जो बात कही जा रही है कि लगातार इनकी मांग रही, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि 2 साल यहां पर कोरोना में निकल चुके हैं। 2020 की बात है, 2021 की बात, दोनों साल के हैं कोरोना में निकल चुके हैं। और साथ ही साथ ध्यान रहे यहाँ पर कि यहाँ पर 100 लाख कितने हैं, 100 लाख जो करोड़ रुपए यहाँ पर क्या करने, जुटाने, कि 100 लाख जो करोड़ है इनसे क्या होगा। और आपको बताइए जब 100 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे तो इनके रोजगार के क्षेत्र में क्या होगा, ज्यादा उन्नति देखी जाएगी। आगे देखते हैं इसमें, और आगे अपन देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर माननीय मुख्य जो प्रधानमंत्री की बात की जाती है, और यहाँ पर मुट्ठी बंद, जब एक विभाग हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगी, गति मिलेगी। एक व्यक्ति विभागों में बटे हुए हैं, जब उनकी कनेक्टिविटी एक होगी तो उससे कार्य में क्या मिलेगी, गति मिलेगी, और ज्यादा स्पीड से कार्य पूर्ण हो पाएगा। आगे अपन देखते हैं इसमें, और आगे बात कही जा रही है, आगे अपन देखते हैं इसमें कि क्या क्या कब कब यहाँ पर बोला गया है, माननीय प्रधानमंत्री की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि आप सभी जो लाइव क्लास लेते हो तो इसमें आपके मन में अनेक प्रकार की क्या होती है, जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार की योजना रहती है। प्रत्येक दिन अपन 20 प्रश्न को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल क्लास भी आपको दी जाती है, जैसे संडे स्पेशल आपकी क्लास होती है। साथ ही साथ इन दिवाली की छुट्टियों में आपको स्पेशल क्लासेस जो दी जा रही है। साथ साथ ध्यान रखना है इसमें कि 15 अगस्त 2021 की बात है, और 15 अगस्त 2021 में हम प्रधानमंत्री गति शक्ति नाम का नेशनल मास्टर प्लान है वो लॉन्च करेंगे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक मास्टर प्लान वो क्या करेंगे, पर लॉन्च करेंगे, जिसका नाम जो क्या होगा, गति शक्ति नाम एक नेशनल होगा, एक ऐसा मास्टर प्लान जिसके तहत अपन क्या करेंगे, 100 लाख करोड़ से ज्यादा, कि 100 लाख करोड़ से ज्यादा इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम भी करना है। और माननीय प्रधानमंत्री का मानना है प्रत्येक देश का जो नागरिक है उसके पास में क्या हो, रोजगार हो, कोई व्यक्ति यहाँ का बेरोजगार नहीं होना चाहिए। ऐसा सपना साकार करने के लिए यहाँ पर कि सरकार के द्वारा एक मास्टर प्लान यहाँ पर लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि 15 अगस्त 2020 में क्या घोषणा यहाँ पर रही है, भारतीय राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना पर 100 लाख करोड़ से अधिक राशि खर्च करेगा। इसके लिए विभिन्न सेक्टर्स के करीब 7000 प्रोजेक्ट्स की पहचान की जा चुकी है। कि पाइपलाइन योजना, और पाइपलाइन योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से 2 ही लाइनों में बता देता हूं कि पाइपलाइन योजना ऐसी योजना है जिस पर निजी व्यक्ति आकर अपना प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन कुछ आपकी लीज के समय, लीज की बात की जाती है तो यहाँ पर कोई निजी व्यक्ति आकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करता है तो लीज होगी उसकी 10 साल 20 साल, उसके पश्चात जो राशि आप लगाते हो वो राशि आपको नहीं मिलेगी। साथ ही साथ क्या होगा कि उस लीज के रूप में आपसे किराया वसूल किया जाएगा। जैसे 10 साल की लीज होगी और 10 साल बाद में आपको खाली करना होगा, जो भवन बन जाएगा, जो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। एक सपोज सी बात की जाती है, एक खाली एरिया पड़ा है सरकार का और वहाँ पर कोई निजी व्यक्ति आकर टाउनशिप बनाता है, तो आपकी जो लीज ली हुई है 10 साल 20 साल 30 साल तब तक आप प्रयोग कर सकते हो, बाद में आपको टाउनशिप आपको छोड़ने की, और छोड़ने के बाद में जो भी टाउनशिप होगी वो किसकी होगी, सरकार की होगी। कि जो भी गोदाम है, रेल परियोजना, कोई भी परियोजना की बात की जाती है वो किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी। साथ ही साथ ध्यान रखना है इसमें कि 7000 प्रोजेक्ट्स है, 7000 प्रोजेक्ट्स है, इनकी पहचान भी की जा चुकी है। कि यहाँ पर अपन बात करें कि 15 अगस्त 2020 में जो घोषणा की गई थी इसमें 100 लाख करोड़ रुपए, कितने, 100 लाख करोड़ की बात की जा रही है, और 100 लाख करोड़ जो रुपए अधिक जो राशि खर्च यहाँ पर करने की बात भी कही जा रही है। और पाइपलाइन योजना के तहत यहाँ पर काफी जो विभाग है इनको निजीकरण यहाँ पर किया जा रहा है, और निजीकरण करके यहाँ पर इनसे अधिक राशि जुटाने की योजना बनाई जा रही है। आगे अपन देखते हैं कि 15 अगस्त 2019 हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ रुपए खर्च की बात हो रही है। कि 100 लाख जो करोड़ रुपए वो खर्च करें, इससे नागरिक और व्यावसायिक सुविधाएं वो विकसित की जाएगी, इससे रोजगार भी क्या होगा, पैदा होगा। प्रत्येक साल एक ही बात पर जोर दिया जा रहा है, और वो कौन सा है, कि रोजगार की बात कही जा रही है, कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में क्या होगा, रोजगार होगा। ये सरकार का यहाँ पे क्या है, लक्ष्य है कि रोजगार की बात की जाती है, और रोजगार में प्रत्येक व्यक्ति के पास में क्या होगा, रोजगार होगा। ये सरकार का क्या है, सपना है
कि रोजगार यहाँ पर देने का मेन क्या है, मोटो है कि यहाँ पर सरकार प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर क्या देना चाहती है, रोजगार उपलब्ध करवाना चाहती है। और आपको पता है कि रोजगार जब प्रत्येक व्यक्ति के पास में होगा तो व्यक्ति गरीब नहीं होगा, और जब गरीब नहीं होगा तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है, और उस अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगी, गति मिलेगी। और जब गति होगी तो भारत की जो जीडीपी होगी वो क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो यहाँ पर मेन जो लक्ष्य आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर युवाओं को रोजगार देना है। यहाँ भी कह रहा है कि यहाँ पर पहचान की जा चुकी है, साथ में कह रहा है कि यहाँ पर कि रोजगार पैदा किया जाए, किस प्रकार से अधिक रोजगार के यहाँ पर क्या है, उत्पादन किया जाए, रोजगार किस प्रकार बढ़ाया जाए। जब रोजगार बढ़ेगा तो इससे स्वाभाविक सी बात है देश की अर्थव्यवस्था क्या होगा, विकास होगा। आगे देखते हैं अपन, आगे देखने की बात की जाती है, आगे क्या कह रहा है इसमें कि 100 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से, किस प्रकार से आएंगे, इन पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है कि आपने 100 लाख करोड़ रुपए कह तो दिए, लेकिन पैसे आएंगे कैसे, आने पर आप इसका प्रयोग क्या करोगे, इसकी यूटिलाइजेशन क्या रहेगी, उनके बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ साथ कह रहा है कि 100 लाख करोड़ रुपए जो आएंगे वो कहां से, कि आपके पास आ जाएंगे, लेकिन कहां से आएंगे, किस प्रकार से आप 100 लाख रुपए करोड़ रुपए हैं वो एकत्रित कर पाओगे। तो यहां कह रहा है कि यहां पर 2019 के बजट में जो वित्त मंत्री की बात की जाए, और वित्त मंत्री भारत की कौन है, निर्मला सीतारमण की बात करें, और निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि ये पैसे अगले 5 वर्ष में, कि यहाँ अगले 5 वित्त वर्ष की बात करें, 2019-20 में की बात की जा रही है, और 2024-25 तक, कि 2024-25 तक में खर्च किए जाएंगे, कि यहाँ पर 100 लाख करोड़ रुपए हैं वो 2019-20 से लेकर 2025 तक ये पैसे खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ कह रहे हैं इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP का प्लान जो है बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है यहाँ पर, की जो पाइपलाइन योजना है इसके लिए एक अलग से क्या है, टास्क फोर्स का निर्माण भी किया गया है। और साथ साथ क्या है, जिसमें अप्रैल 2020 में अपनी रिपोर्ट क्या किए, सबमिट किए। इस टास्क फोर्स में जो प्रोजेक्ट के लिए 111 लाख करोड़ रुपए की, 111 लाख करोड़ की बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत बताई गई है, कि यहाँ पर जो कह रहा है कि 111 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर क्या है, जरूरत भी बताई गई है। साथ साथ कह रहा है कि NIP में खर्च होने वाले पैसों में 39%, यहाँ पर बड़ी बात आती है और सामने निकल के आती है, ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाना होगा, क्योंकि कह रहा है कि यहाँ पर NIP में खर्च होने वाले पैसों में 39% जो राशि होगी वो केंद्र सरकार देगी, 40% खर्च है वो राज्य सरकार को करना होगा। साथ ही साथ कह रहा है कि यहाँ पर 21% जो है वो प्राइवेट फंड से यहाँ पर खर्च करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आप देखना कि 100% जो राशि होगी, इस राशि को किस किस प्रकार से जो खर्च करने की बात हो रही है, 39% केंद्र सरकार का है, 40% राज्य सरकार का है, 21% है वो क्या है कि फंड जो प्राइवेट जो सेक्टर है उससे जुटाया जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार है उसका यहाँ पर कितना है, 39%। यहाँ पर 40% की बात है तो यहाँ पर कौन है, राज्य सरकार है। साथ साथ में अपन बात करें कि 21% की बात की जाती है तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आता है, कि प्राइवेट जो सेक्टर है उससे 21% जो वसूल किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो भी 100% जो राशि होगी वो किस प्रकार से खर्च की जाएगी, जिनमें केंद्र सरकार 39%, राज्य सरकार 40%, अन्य संस्था या प्राइवेट से की बात करते हैं वहाँ से 21% वो जुटाया जाएगा। इस प्रकार से आपके पास में क्या होंगे, 100 लाख करोड़ रुपये यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ऐसा मास्टर प्लान यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं इस योजना में, इस योजना की बात करते हैं, और योजना बता रखा है, देखना देखिए किस प्रकार से आपको एक नजरिया दिखाई देता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आप देख पा रहे हो डेवलपमेंट की बात की जाए, और डेवलपमेंट आपके सामने एक प्रस्तुत झलक हो रही है। इस झलक में आप देख पा रहे हो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन क्या है। लोगों के मन में काफ़ी इस प्रकार के जो प्रश्न चल रहे हैं, और आपको पता है कि काफ़ी जो प्रश्न चल रहे हैं, और आपको जब डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए पैसा आपको आसान है, और पैसा के लिए जब भी सरकार के पास में राजस्व प्राप्त होता है, और राजस्व जो सरकार क्या करती है, राजस्व किस प्रकार से प्राप्त करती है, वो इस प्रकार का क्या है, प्लान तैयार किया गया है। जब राजस्व सरकार के पास में कर के रूप में आता है, अन्य कौन से क्षेत्र है जिनसे सरकार क्या कर सकती है, राजस्व प्राप्त कर सकती है, वो सेक्टर यहां पर आपको बताए गए। साथ ही साथ कह रहा है कि 8,779 प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, पाइपलाइन योजना, इसमें 8,979 प्रोजेक्ट है उनकी यहां पर चर्चा की जा रही है। आपको लंबे लंबे पिलर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आप कह सकते हो यहाँ पर कोई बाईपास निकल सकता है, यहाँ पर कोई रेल लाइन हो सकती है, जैसे अपन बात करें कि यहाँ पर रेल सुविधा है, मेट्रो सुविधा है, या ओवर ब्रिज की बात की जाती है। ओवर ब्रिज भी आप देखते हो शहरों में काफ़ी निर्माण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जयपुर में देखते हो कि जयपुर में आप
अभी एक फैज बाकी है, फैज की बात की जाती है तो मेट्रो का सीतापुरा से लेकर और यहाँ पे आपकी जो मेन बात की जाती है और कौन सा चोमू पुलिया है वहां तक यदि ये ओवर ब्रिज बन जाता, तैयार हो जाता है तो उसमें क्या होगा, ट्रैफिक जाम में काफी लोग फंस जाते हैं, वो ट्रैफिक जाम में लोग फंसेंगे नहीं। लेकिन उसके लिए पैसा जुटाने की आवश्यकता, पैसा आएगा कहां से, किस प्रकार से यहाँ पे निवेश किया जाएगा। निवेश करने की बात करें तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बताया गया, 39%, 40% और कितना 21%, उस प्रकार से यहाँ पे पैसा लिया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे 2421 अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो कितने 2421 प्रोजेक्ट है। साथ साथ कह रहा है कि 34 सब सेक्टर है, कि 34 प्रकार के इसके क्या है, सब सेक्टर है। और साथ साथ कह रहा है 111.5 जो लाख करोड़ है कुल लागत है, कि यहाँ पर जो लागत आ रही है वो कितनी आ रही है, 111.5 लाख करोड़ आ रही है। और पैसा कितने जुटा रहे हैं, 100 लाख करोड़ की यहाँ पर बात की जा रही है। 100 लाख करोड़ रुपए हैं वो यहाँ इनके पास में होंगे, लेकिन बजट से क्या है, ज्यादा है। और बजट से ज्यादा की बात की जा रही है यहाँ पे तो कितना है 100 और यहाँ पर 11.5, क्योंकि यहाँ पर 100 करोड़ का प्रावधान हो चुका है, लेकिन 11.5 करोड़ का यहाँ पे अभी तक प्रावधान नहीं है। इसका प्रावधान भी करना क्या है, बाकी है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे पाइपलाइन एनआईपी जो परियोजना है, इसके तहत जो प्रोजेक्ट की कुल प्रोजेक्ट की बात की जाए वो 8,979 प्रोजेक्ट है। आगे देखते हैं इसमें अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसमें कि किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च होगा। और यहाँ पर अपन देखना होगा कि अभी तक पैसे वो जुटाने की बात कही गई थी, लेकिन इन 100 करोड़ को आप किन किन सेक्टरों में कितना कितना पैसा है वो डिवाइड करोगे, उसके बारे में प्लान बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब पैसा आपसे वसूल किया जा रहा है तो पैसा आप इन्वेस्ट कहां करोगे, क्योंकि इन्वेस्ट करना बताया जाता है, क्योंकि ऐसा पैसा आप जुटा नहीं पाते हो। पहले एक प्रारूप तैयार होता है कि यहां से पैसे आएंगे, इस प्रकार से वापस इसको इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे कि एनर्जी सेक्टर के सबसे ज्यादा, कि एनर्जी सेक्टर की बात की जाए और उस पर कितना परसेंट है, 24% यहां पर खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है इसके बाद में 19% है वो रोड पे, कि भारत की जो रोडें हैं वो बहुत ही खराब बताई जाती है, लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़ा ग्रीन कॉरिडोर वो भारत में तैयार हो रहा है। क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर की बात की जाती है तो इसमें लगभग जो लागत बताई जा रही है 1 लाख करोड़, कितनी है, 1 लाख करोड़ इसकी लागत है। और 1 लाख करोड़ में ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया की बात की जा रही है। क्योंकि इसकी लंबाई की बात की जाती है तो इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर, पूर्व की बात है तो यहाँ की लंबाई थी 1510 किलोमीटर और पूर्व का सफर था यहाँ पे लगभग 25 घंटे का सफर था, जो आने वाले समय में यहाँ पर कितने 13 घंटे का क्या हो जाएगा, सफर हो जाएगा। और इस पूरे कॉरिडोर में प्रति वर्ष 14 लाख लीटर पानी की बचत भी की जाएगी। और इस बड़े प्रोजेक्ट की बात है तो यहाँ पर 15 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। और दूध या रोशनी जो होगी वो दूध या रोशनी किसकी होगी, यहाँ पर सौर ऊर्जा से, इस सोलर से यहाँ पर लाइट की क्या होगी, रोशनी की जाएगी। साथ ही साथ कहा गया है इस प्रोजेक्ट में 12 लेन होंगे, जिनमें क्या होगा कि 4 लेन जो होंगे वो किसके होंगे, इलेक्ट्रॉनिक के होंगे, और 8 लेन जो होंगे आपकी गाड़ियों के। और इसमें मिनिमम जो स्पीड बता रखी है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होगी, गाड़ी चलेगी। साथ ही साथ इसमें स्पीड को बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। आगे देखते हैं इसमें कह रहे 16% है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि अन्य जो विकास किए जाएंगे आपके वो विकास में कितना है कि 16% राशि की बात भी कही जा रही है। साथ ही साथ कह रहे हैं इसमें कि 13% रेलवे में, जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें 13% जो राशि वो खर्च भी किया जाएगी। और साथ साथ कह रहे हैं कि एनआईपी के पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाती है, इस पूरे प्रोजेक्ट में 72% जो हिस्सेदारी है इन 4 सेक्टरों की होगी, कि 4 सेक्टर आपके मैन हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी की बात है, एनर्जी में आपका सौर ऊर्जा मैन यहाँ पर प्रोजेक्ट शामिल है। सौर ऊर्जा के बाद में यहाँ पर किसका है, रोड की बात हो रही है, रोड के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, और साथ में क्या रहा रेलवे की बात है। इन 4-5 को मिलाकर यहाँ पर चारों को मिलाते हैं तो इसमें कितने परसेंट है कि 72%, 100% में से 72% यहाँ पर हिस्सेदारी की बात कही जा रही है। साथ ही साथ 28% जो राशि है वो कहाँ पर खर्च की जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सी पुरानी योजना इस प्लान में शामिल है, कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की बात करें कौन कौन सी योजनाएं, और यहाँ पर कहा जा रहा है 16 योजनाओं को यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया। और वर्तमान में इनका सबका एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की बात की जाती है, इस प्लेटफॉर्म में डिजिटल की बात हो रही, सभी विभाग को एक तरह से जोड़ना है। वो कैसे सपना साकार होगा इसको अपन देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त 2021 को ऐसी घोषणा हो चुकी है। साथ साथ ध्यान रखिए एनआईपी या गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कोई नई योजना नहीं है। वो कह रहा है कि ऐसी कोई नई योजना नहीं है, जिनमें कह रहा है ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। ये कह रहा है कि एक तरह का क्या फ्रेमवर्क है, और यहाँ पर कह रहा है जिसके जरिए
प्लांट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स पर नजर रखी जाएगी। जो भी कार्य हो रहा है उन पर किस प्रकार से आपको नजर रखी जानी चाहिए। आज वर्तमान समय में आप देखते हो प्रत्येक जगह तीसरी आंख काम करती है, और तीसरी आंख काटते हैं कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है कि प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति संभव नहीं हो सकता, लेकिन तीसरी आंख काट होता है कि प्रत्येक स्थान पर आप आजकल ऑफलाइन कैमरों के सामने ऑनलाइन घर बैठे आप अपने व्यापार को देख सकते हो, कहां पर कौन सा व्यक्ति यहां पर कार्य कर रहा है। और तीसरी आंख आजकल क्या होती है, सफलता मानी जाती है। साथ साथ कहा जा रहा है कि इनमें से इन योजनाओं के बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट्स करेंगे कि यहां पर क्या सुधार करें इन योजनाओं में कि आने वाले समय में इनमें क्या हो, गति हो और देश का क्या हो, विकास हो। उस विकास के साथ साथ में युवाओं को किस प्रकार से रोजगार भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, आगे इसमें अपनी योजना की बात करते हैं। योजना क्या बता रहा है कि अगर 2020 में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि एनआईपी में शामिल प्रोजेक्ट्स में से 40% प्रोजेक्ट्स पर पहले से काम चल रहा है, कि यहाँ पर कहा जा रहा है पहले से पूर्व से कि पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनमें 40% पे काम भी चल रहा है। साथ साथ कह रहा है कि यहाँ पर 30% जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, कि 30% की बात है, और प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं उन पर कॉन्सेप्ट क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कि 40 पे पहले से काम चल रहा है, 30 पे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं कि काम कैसे किया जाना है। साथ ही साथ कह रहा है कि 20% जो प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित करके उनके डिटेल तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखते हो कि 40-30-70 और 70-20-90 कि 90% हो सके 10% की बात कही जाती है, लेकिन उनके लिए अभी फंड नहीं जुटाया जा सकता। वहीं 10% जो प्रोजेक्ट को अभी चिन्हित किया जाना है, कि 10% जो प्रोजेक्ट है उनको अभी चिन्हित किया जाना बाकी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 40% पे जो कार्य चल रहा है, 30% यहाँ पर चिन्हित किए जा चुके हैं, और यहाँ पर 20% का रूट पे बनाया जा रहा है, और 10% को अभी चिन्हित करना क्या है, बाकी। तो टोटल अपना कितना हो जाएगा, 100% की बात कही जाती है। साथ साथ ध्यान रखिए कि 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था। यहाँ पर 2019 में पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था, जिक्र किया था। और वर्तमान की अपन बात 2021 में इसके क्या किए, लॉन्चिंग किए। साथ ही साथ ध्यान रखना पड़ा इसमें, लेकिन इसमें शामिल कई योजनाएं ऐसी हैं जो 2019 से पहले चल रही है, जैसे भारतमाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सड़कों की बात की जाती है, उस यहाँ पे भारतमाला प्रोजेक्ट की बात भी कही जाती है। और साथ साथ ध्यान रखना होगा कि प्रोजेक्ट में 2017 में प्रारंभ हो गया था भारतमाला, ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर अपन बात कर सकते हैं कि वर्तमान समय में आपने देखा बाड़मेर में यहाँ पर अचानक से या आप कभी भी अकस्मात यहाँ पर लैंडिंग भी करवा सकते हो। साथ साथ कह रहा है कि सागरमाला प्रोजेक्ट जो 2015 में चल रहा है, सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया। साथ साथ कह रहे उड़ान योजना 2016 से यहाँ पे क्या है, प्रारंभ है। रेल नेटवर्क, इनलैंड वाटर के और भारत में नेट जैसी योजनाएं 2015 में लॉन्चिंग की गई थी। इनमें भी कुछ योजनाएं ऐसी है जो मोदी सरकार से पहले किसी और नाम से चल रही थी, कि काफ़ी ऐसी योजनाएं भी जो पहले से प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में इनके नाम परिवर्तन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं काफ़ी जो योजनाएं, यहाँ पर आपको बताया गया था कि पुरानी जो योजना है और पुरानी योजनाओं का इनमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। क्या आप सुधार कर सकते हो, पहले से जो कार्य चल रहा है आप उसको किस प्रकार से बेहतर तरीके से कर सकते हो, जिनमें कॉस्टिंग कम हो और आने वाले समय में जो जनता है उसको क्या हो, लाभ हो। और लाभ के साथ साथ में इसमें रोजगार के संसाधन, रोजगार आप कितना उत्पन्न कर पाते हो, वो भी यहाँ पर बात साथ में की गई है। आगे देखते हैं इसमें, आगे अपन बात करते हैं इसमें कि गति शक्ति योजना है, उसमें अपन देख पाएंगे। और आप देख पा रहे हो कि गति शक्ति योजना वो कैसा प्रोजेक्ट होगा, एक ड्रीम प्रोजेक्ट, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर शहर का जो नक्शा है वो किस प्रकार से यहाँ पे शो कर रखा है। कह रखा है कि गति शक्ति में इनकी रीपैकेजिंग की जा रही है। रीपैकेजिंग करने का अर्थ होता है कि वहां पर किस प्रकार से उसको मॉडिफाई करके किस रूप से आप उसको चलाना चाहते हो। जैसे यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, इन योजनाओं जब एक साथ लागू किया जाएगा तो इसमें क्या होगी, थोड़ी सी गति देखी जाएगी और कार्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। साथ साथ कह रहा है इसमें कि यहाँ पर अमृत सिटियों की बात होती है, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और 386 कुल प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात कही जाती है। साथ साथ कह रहा है कि स्मार्ट सिटी आप देखते हो कि वर्तमान समय स्मार्ट सिटी का जो क्रेज है और राजस्थान की 4 शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल भी किया गया है। और यहाँ पर 189 प्रोजेक्ट की बात कही जाती है। साथ साथ अगर नेशनल सोलर मिशन और सोलर ऊर्जा की बात है तो यहाँ पर नवीनीकरण जो ऊर्जा है इसका बड़ा क्रेज है, क्योंकि आने वाले समय में भारत क्या करना चाहता है कि कार्बन मुक्त
शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पर हो, शून्य यहाँ पर होना चाहिए, कार्बन की मात्रा नगण्य शून्य होना चाहती है, तो इसके लिए नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। और राजस्थान में 2 पार्क स्थापित है, बड़ला पार्क है और एक नोक पार्क स्थापित है। और आने वाले समय में यहाँ पर खरवड़ा की बात हो, खरवड़ा आपके कच्छ गुजरात की बात जाती है, और कुछ जो कच्छ आपका गुजरात है उसमें आने वाले समय में सोलर का बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और आपकी आने वाले जो एग्जाम हुई थी, आपकी आरएस की एग्जाम हुई थी, इनमें ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है, क्योंकि खरवड़ा आपका गुजरात में और यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट भी लगाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में पूर्व संचालित है बड़ला पार्क है, और कौन सा है, नोक आपका है, जो पूर्व से क्या संचालित है। साथ साथ बताया गया इसमें सागरमाला, और सागरमाला की बात हो, सागरमाला कितने यहाँ पे 14 प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात कही जा रही है। साथ साथ कह रहे रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम कि पुराने जो रीडेवलपमेंट की बात हो, पुराने जो रेलवे स्टेशन है वो पुराने हो चुके हैं, उनको किस प्रकार से मॉडिफाई किया जाए जिससे यात्रियों से अनेक से अनेक पैसे यहाँ पर वसूल किए जा सकते हैं, किस प्रकार की सुविधाएं दी जाए यात्रियों को यहाँ पर आरामदायक महसूस हो। कि आप पुराने स्टेशन देखते हो वहाँ पर कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन वर्तमान समय जो भी स्टेशन होते हैं वहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान भी की जाती है। साथ साथ भारतमाला ऐसा प्रोजेक्ट है जिनमें ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है, और भारतमाला का प्रश्न आपकी हाल ही आरएस के एग्जाम और आपकी पटवार के एग्जाम दोनों में प्रश्न पूछा भी गया है। क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया था भारतमाला, और भारतमाला राजस्थान का जिला पूछा गया था, यहाँ पर जिला कौन सा है, बाड़मेर की बात हुई। बाड़मेर में एक यहाँ पर क्या एयरबेस की सुविधा प्रदान भी की गई है। साथ साथ ध्यान रखा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, और दीनदयाल योजना है ये सबसे बड़ी योजना है, और इसमें एक प्रोजेक्ट पर यहाँ पर क्या करिए, कार्य करिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करते हैं तो यहाँ पर बिजली योजना की बात है, बिजली के अंतर्गत ग्राम ज्योति योजना की बात की जा रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ये क्या है, प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र की यहाँ पर बात भी कही जा रही है। साथ में अगर सभी के लिए घर, और आपको पता है कि सभी के लिए घर के लिए बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, 2,67,000 की आपको क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। जो भी आप फ्लैट्स लेते हो, फ्लैट्स में आपको 2,67,000 की एक मुश्त क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। जैसे फ्लैट की कीमत 10 लाख रुपए है तो सरकार की ओर से आपको 2,67,000 की क्या होगी, सब्सिडी आपके खाते में होगी, वो आपके लिए छूट प्रदान होगी। और वहाँ पर जो मूल्य होगा वो आपका 10 लाख नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूल्य है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरकार क्या करे, प्रत्येक व्यक्ति को ये छूट प्रदान करेगी। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की छूट ले सकता है। काफी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सिटियों में जहां पर फ्लैट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना इसमें 1,000 रुपए में गुजरात में फ्लैट अवेलेबल करवाए गए थे मलिन बस्ती में, कि गुजरात एक ऐसा मॉडल बना है जहां पर 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन में लोगों को फ्लैट दिए गए। लेकिन आने वाले समय में यहां पर बात करें यूपी की बात है, यूपी में माननीय यहां पर क्या किसकी बात है, योगी आदित्यनाथ की बात करें। इन्होंने एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आए जहां पर क्या होगा, मलिन बस्तियों को आने वाले समय 1,000 में फ्लैट होंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या है, गुजरात मॉडल पर क्या होगा, आधारित होगा। तो यहाँ पर सभी के लिए घर की बात करें, सभी के लिए घर की बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य तत्पर है कि आने वाले समय प्रत्येक व्यक्ति का अपना क्या हो, घर हो। और सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय प्रत्येक व्यक्ति अगर जब घर होता है तो मूलभूत सुविधा में आता है कि रोटी, कपड़ा, मकान यदि व्यक्ति के पास में होता है तो छत के नीचे आराम से व्यक्ति क्या करता है, जीवन यापन कर सकता है। आगे देखते हैं, इसमें आगे अपन बात करते हैं, इसमें आगे क्या कहा है कि इस मास्टर प्लान का लक्ष्य क्या है। इस मास्टर प्लान का लक्ष्य क्या है, क्योंकि आप इस मास्टर प्लान को लेकर आए हो, यहाँ पर 100 लाख करोड़ की बात कही जा रही है। और यहाँ पर आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो कि किस प्रकार से राशि है वो राशि जुटाई जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने बता रखा है कि 39% प्लस 40% प्लस बता रखा है 21%, इस प्रकार से आप क्या करोगे, लोगों से ले पाओगे। क्योंकि 39% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार, 21% आप किसी प्राइवेट जो फंड है वहां से जुटा पाओगे। और क्या मास्टर प्लान है, यहाँ बता रखा है, कह रखा है कि ये प्लान इकोनॉमिक फील्ड की मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की एक योजना है कि यहाँ पर एक कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है। क्योंकि जो 16 विभाग एक किए जा रहे हैं, इन 16 विभाग को एक करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात कही जा रही है। और जब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा उससे क्या होगा, प्रत्येक योजना को क्या मिलेगी, गति मिलेगी, और सभी व्यक्तियों को यहाँ पर क्या मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। साथ साथ कह रहे हैं इसमें जिसके टैगलाइन गति से शक्ति है, कि यहाँ पर टैगलाइन क्या है, गति शक्ति है, कि यहाँ पर जब एक विभाग होगा तो मॉनिटरिंग वहां पर क्या होगी, सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग हो पाएगी, जिससे क्या मिलेगी, गति, और गति से क्या मिलती है, शक्ति आती है। आगे कहा है कि इसमें कई मौजूदा योजनाएं शामिल है जिनमें अलग अलग मंत्रालय द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, कि जो अलग अलग मंत्रालय द्वारा ऑपरेट की जा रही है आने वाले समय में एक ही मंत्रालय द्वारा क्या की जाएगी, ऑपरेट की जाएगी। साथ साथ कह रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, उड़ान है, ये अपन बात करें यहाँ पर भारत नेट और इनलैंड वाटर नेट की बात है। काफी ऐसी योजनाएं जो अभी वर्तमान समय
अन्य अन्य विभाग, अनेक प्रकार जो विभाग उनके द्वारा ऑपरेट की जा रही है। लेकिन आने वाले समय में जब ये योजनाएं एक साथ कार्य करेगी तो यहाँ पर एक विभाग के द्वारा इनको संचालन किया जाएगा। आगे देखते हैं अपन इसमें, आगे देखने की बात की जाती है तो आगे अपन देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि अधिकारी को कहना है कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी से लोगों और सामान की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होगी। यहाँ पर कहा जाए कि मल्टी जो कनेक्टिविटी होती है इससे क्या होता है, आसानी बन जाती है। साथ साथ क्या करेगा, ये योजना सरकार के कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की पूर्ति करेगा, जिनमें सरकार 2024-25 यहाँ पर 24-25 की मेन बात यहाँ पर कही जा रही है। और साथ साथ क्या कहा जा रहा है कि इनमें 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट हेलीपोर्ट, यहाँ पर मेन जो बात किसकी हो रही है, एयरपोर्ट की बात हो रही है, हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। और नेशनल हाईवे नेटवर्क कि यहाँ पर नेशनल हाईवे जो नेटवर्क है 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाना है, कि जो नेशनल जो हाईवे है उसको कितना बढ़ाना है कि 2 लाख किलोमीटर और बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। साथ साथ कह रहे हैं गैस पाइपलाइन को नेटवर्क को 35,000 किलोमीटर करना शामिल है, कि यहाँ पर आने वाले समय में जो गैस की पाइपलाइन है इसको बढ़ाने का लक्ष्य कितना गया, 35,000, और 35,000 का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि 35,000 किलोमीटर है वो पाइपलाइन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करें हिमाचल की बात की जाती है, और हिमाचल प्रदेश की बात हो, हिमाचल प्रदेश ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को गैस लाइन की बात की जाती है, गैस कनेक्टिविटी की बात की जाती है। और पहला इसमें प्रदेश बन चुका कौन सा, हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात कही जाती है। और आने वाले समय में 35,000 किलोमीटर और लाइन बिछाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और रेलवे की बात यहाँ पर की जा रही है, साथ साथ में यहाँ पर की जा रही है सड़क की बात है, सड़क में 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने की बात भी और कही जा रही है। आगे देखते हैं इस योजना में कि जो आपको बता रखा है कि गति शक्ति में ये शामिल करना चाहती है सरकार। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर लगातार जो हेलीपैड की बात की जाती है, हेलीपैड जो है उनसे तैयार होने से क्या होता है, हेलीपैड जब तैयार होते हैं तो उसमें आप एयरक्राफ्ट को कहीं भी लैंडिंग करवा सकते हो। लेकिन जब आपके पास हेलीपैड नहीं होते हैं, कि आपके पास में हवाई जो जहाज है लेकिन कि यहाँ पर आपके पास में हवाई पट्टी नहीं है, तो आप अचानक से उसको लैंडिंग नहीं करवा सकते हो। लेकिन आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि आने वाले समय में गति शक्ति से ये हासिल करना चाहती है सरकार चाहती है कि प्रत्येक जगह यहाँ पर रनवे हो। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो बाड़मेर में, अब आप भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पर लैंडिंग भी करवा सकते हो। साथ साथ देखते हैं आगे क्या बता रखा है इसमें, आगे बताया हुआ है इसमें कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या शामिल है उसको अपन देखते हैं। और देखने की यहाँ पर बात भी कही जाती है कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर। ये बड़ा प्रश्न आपके लिए बनता है कि 2 डिफेंस कॉरिडोर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की यहाँ पर बात कही जाती है। डिफेंस कॉरिडोर की बात होती है, डिफेंस कॉरिडोर की यहाँ पर बात होती है, तो वर्तमान समय में जो डिफेंस कॉरिडोर बहुत से कम है, क्योंकि अभी वर्तमान समय सरकार की बात है अरुणाचल प्रदेश में सेला, और सेला क्या है, एक सुरंग की बात है, 13,000 मीटर की ऊंचाई पर बात की जाती है। और यहाँ पर बात करें कहाँ पे, लद्दाख की बात है, लद्दाख में यहाँ पे एक बड़ा टनल बन रहा है 11,578 मीटर की ऊंचाई पे, जोजिला टनल की बात भी कही जाती है। क्योंकि यहाँ पर 2 टनल की बात हो रही है, सेला, किसकी बात हो रही है, सेला, और सेला कहाँ पे आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। एक आपका आता है जोजिला, कौन सा आ रहा है, जोजिला, और जोजिला टनल की बात करें तो जोजिला टनल आपका कहाँ पे, लद्दाख की बात भी कही जाती है। दोनों की ऊंचाइयों की बात है तो यहाँ पर कह रहा है कि सेला की जो ऊंचाई है वो 13,000 मीटर की बात कही जा रही है, और साथ में इस जोजिला की बात है तो यहाँ पर 11,578 मीटर की क्या है, ऊंचाई की बात की जाए। आने वाले समय में जो बॉर्डर की बात की थी, सरकार तत्पर है, क्योंकि आने वाले समय में जो बॉर्डर पर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर आने वाले समय के लिए यहाँ पर ड्रोन भी क्या है, तैनात है। क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर बात है ड्रोन की बात है, हेरॉन और हेरॉन मार्क जो ड्रोन है, हेरॉन मार्क जो ड्रोन की बात की जाती है, जो ड्रोन है ये कहाँ से, ये इजराइल से मंगाया गया। यहाँ पर एक ड्रोन की जो कीमत बताई जाती है 5,000 करोड़ है। अभी भारत के पास में जो हेरॉन मार्क जो ड्रोन है वो अभी तक 2 पहुंचे हैं, 2 आने वाले 5 से 6 महीने भारत को मिल जाएंगे, जो अभी वर्तमान में क्या तैनात है। और इस ड्रोन की खासियत की बात करें तो ये 45 घंटे की बात करें, 45 घंटे क्या होता है, हवा में रह सकता है। एक साथ उड़ान भरने के बाद 45 घंटे लगातार हवा में रह सकता है। साथ साथ बात करें 10,000, इसके ऊपर बात है 10,000 मीटर की, और 10,000 मीटर की ऊंचाई पे जा सकता है एक साथ में। और आप देखते हो जब तीसरी आंख की बात हो रही तो इसमें आप देख पा रहे हो ऐसे लेजर सिस्टम लगे हुए जो हूबहू आपको फोटो खींच के नीचे क्या करता है, सेंड करता रहता है कि आने वाली जो सामने जो दूरी दिखाई देती है कि यहाँ पर क्या एक्टिविटीज की जा रही है। इस प्रकार जो निगरानी करता है वो निगरानी कितने घंटे, 45 घंटे तक लगातार ये हवा में रह सकता है। और साथ साथ बात करें तो इसमें
इस प्रकार के लेजर सिस्टम लगे हुए कि रात्रिकालीन भी आपको स्पष्ट चित्र भी दिखाई देते हैं। इसकी बौखलाहट से चीन ने क्या किया है, इसकी बौखलाहट चीन की हो चुकी है और चीन ने क्या किया, एक नया सीमा कानून लेकर आ चुका है। क्योंकि सीमा कानून लेकर इसलिए है क्योंकि चीन का एक विस्तारवादी नीति के रूप में कार्य करता है, विस्तारवादी करता है, वो अपनी सीमाओं को क्या करता है, विस्तार करता रहता है, इसीलिए ये विस्तारवादी नीति लेकर आया है। साथ साथ में देखते हैं इसमें देश के हर गांव में 4G कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। 4G वर्तमान चल रहा है लेकिन प्रत्येक गांव में 4G कनेक्टिविटी नहीं है। अब आने वाले समय 5G की लॉन्चिंग की बात की जा रही है और 5G लॉन्चिंग में आप देखते हो आभासी दुनिया की बात भी कही जा रही है कि फेसबुक का नाम परिवर्तन हो चुका है, मेटावर्स हो चुका है और मेटा जो कंपनी है वो आने वाले समय में आपके लिए एक आभासी दुनिया लेकर आएगी। साथ साथ में कह रहा है कि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती है, उसमें क्षमता की 225 GW से बढ़ाकर कितना है 87 GW की करने की बात भी कही जाती है। साथ साथ अगर नेशनल हाईवे का नेटवर्क बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करना है कि जो नेशनल हाईवे उसको कितना करना है 2 लाख किलोमीटर करने की बात भी कही जाती है। साथ साथ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाकर कितना है 4.54 करने की बात भी कही जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्टिविटी इसको बढ़ाने की बात भी कही जाती है। वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल की कीमत जो लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है इनकी जो स्पीड की बात करती है और इनकी जो गति की बात करती है, आने वाले समय पेट्रोल और डीजल के जो वाहन है इनको खत्म करने की बात भी कही जाती है। साथ साथ कहना है इसमें कि 220 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स और वाटर यहाँ पर तैयार भी करने की बात भी कही जाती है कि 220 नए एयरपोर्ट की बात करें और 220 एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आने वाले समय में जो प्राइवेट जो कंपनियाँ एयरपोर्ट्स की बात मांग करेगी तो उनको कैसे प्रकार से एयरपोर्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ साथ करें रेलवे की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 1210 मिलियन और टन से बढ़ाकर 1600 मिलियन टन करने का फैसला भी लिया गया है कि वर्तमान में 1210 से इसे बढ़ा कितना करना है 1600 टन मिलियन बढ़ा के बढ़ने की बात भी कही जा रही है कि जो बाहर क्षमता कार्गो की बात है क्योंकि सर्वाधिक जो माल आता है कार्गो द्वारा आता है और वर्तमान में कैपेसिटी कितनी है 1210 मिलियन की बात है और आने वाले समय कितनी है 1600 मिलियन करने की बात भी कही जा रही है। साथ साथ बताया जा रहा है इसमें 17,000 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन है और नेटवर्क जोड़ना है और यहाँ पर लक्ष्य कितना है, गैस लाइन जो बढ़ाना है वो है 35,000 किलोमीटर की बात भी यहाँ पर कही गई है। और साथ में 202 फिक्सिंग क्लस्टर हार्बर बनाने के साथ में कई टारगेट भी है कि यहाँ पर कह रहा है कि 202 फिक्सिंग क्लस्टर की बात की जा रही है और साथ में कई और भी टारगेट लिए गए। तो आपने देखा होगा कि 100 लाख करोड़ रुपए जुटाकर 100 योजनाओं को एक शामिल करके एक ऐसा प्लान तैयार किया कि आने वाले समय में युवाओं को किस प्रकार से रोजगार दिया जाएगा। और साथ साथ एक विशेष सूचना देना चाहूंगा कि मंथन क्लासेस की जो ऑफलाइन बैच है वो आपके जैसे क्लासेस दीपावली की छुट्टी बाद ओपन होंगे उसमें अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक डाला हुआ है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हो तो वहाँ पर एक फॉर्मेट खुलता है, फॉर्मेट में अपनी डिटेल है उसको सबमिट करना होगा और सबमिट जैसे ही करते हो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो बैचेज प्रारंभ होते हैं उसमें आपकी सीट क्या होगी, सुरक्षित होगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी ऑफलाइन कोर्सेज करता है उसको ऑनलाइन ऐप की सुविधा निःशुल्क दी जाती है और साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। और सभी विद्यार्थियों को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मंगलमय तरीके से अपने घर पर आनंदमय तरीके से यहाँ पर दिवाली मनाना। आने वाले समय दिवाली आपके इस प्रकार से आए कि आप एक नया सवेरा लेकर प्रत्येक वर्ष दिवाली आती है लेकिन वो दिवाली आए कि आने वाले समय में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल सुबह मिलते 7 बजे।